अगर आपने आगे का एपिसोड नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले। मीटिंग खत्म करने के बाद कार्तिक अपने होटल के रूम में पहुंचता है, इस उम्मीद से कि सृष्टि से वो बात कर पाएगा। कार्तिक अपने होटल में वापस आता है और सृष्टि को ढूंढता है, लेकिन सृष्टि उसे कहीं दिखाई नहीं देती। तभी कार्तिक का ध्यान उस लेटर पर जाता है जो सृष्टि उसके लिए छोड़कर गई थी। कार्तिक उस लेटर को उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। लेटर को पढ़ने के बाद करीबन 5 सेकंड तक कार्तिक बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन फिर कार्तिक का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। कार्तिक ने एक जोरदार लात उस टेबल पर मारा जिस टेबल पर ये लेटर रखा हुआ था। फिर कार्तिक गुस्से से एक शो पीस को उठाकर जमीन पर दे मारता है। फिर कार्तिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था तुमसे कि मैं बस थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर चली गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया मौली। फिर कार्तिक ने अपना फ़ोन निकालता है और करण को फ़ोन करता है। जैसे ही करण ने फ़ोन पिक किया, कार्तिक ने गुस्से में करण से कहता है, मेरे कमरे में कल रात एक लड़की आई थी, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर। इतना बोलकर कार्तिक ने फ़ोन काट दिया। करण हैरानी से अपने फ़ोन को देखता रहा और फिर करण अपना सिर खुजाते हुए खुद से कहा, कार्तिक को आजकल लड़कियों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बढ़ता जा रहा है। कभी अनामिका, कभी सृष्टि, तो कभी पता नहीं ये लड़की कौन है। फिर करण अपने आप से कहता है, चल बेटा लग जा काम पर, वरना तेरा दोस्त कम बॉस तेरी जान ले लेगा। अजय और सृष्टि वापस दिल्ली पहुंच चुके थे। सृष्टि अब अपने घर में थी, अपने पापा के पास। वक्त के साथ सृष्टि भी अपना दर्द भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और अजय इस काम में उसकी पूरी मदद कर रहा था। अजय हर पल सृष्टि को हंसाने की, खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। अजय सृष्टि को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो ज़्यादातर अपना काम छोड़कर सृष्टि के पास ही रहता था। ऐसे ही समय के साथ वक्त भी गुजरता जाता है और सृष्टि को 15 दिन हो गए थे मुंबई से वापस आए हुए। कल सृष्टि का जन्मदिन था, जिस पर अजय ने एक बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी का प्लान किया था। इस पार्टी में अजय सृष्टि को सबके सामने प्रपोज करने वाला था, जिसमें सृष्टि के पिता, अजय के माता पिता भी शामिल थे, क्योंकि अजय के माता पिता ने सृष्टि के पिता को समझाया था कि सृष्टि को भी खुश रहने का पूरा हक है। सृष्टि भी एक अच्छी सी ज़िंदगी डिजर्व करती है और अजय से सृष्टि की शादी करवा देनी चाहिए। सृष्टि के पापा कहते हैं कि सृष्टि का तो अभी तलाक भी नहीं हुआ है, अभी 2 महीने बाकी है सृष्टि की तलाक होने में। 2 महीने के बाद सृष्टि को कोर्ट जाकर फाइनल पेपर पर साइन करने होंगे और उसके बाद ही सृष्टि का तलाक होगा। जब तक सृष्टि का तलाक नहीं हो जाता, सृष्टि की दूसरी शादी नहीं कराई जा सकती है। इस पर अजय के पापा ने कहा, हम शादी 2 महीने के बाद ही करेंगे, लेकिन सृष्टि और अजय की सगाई तो कर ही सकते हैं। और आखिर कब तक हमारी सृष्टि ऐसे दर्द में जीती रहेगी? उसे भी खुश रहने का हक है, उसे जीने का हक है। पिछले 3 सालों से हमारी बिटिया दुख ही तो सह रही है। अब उसकी ज़िंदगी में हमें खुशियाँ लाने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। सृष्टि की खुशी को ध्यान में रखते हुए सृष्टि के पापा शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अजय ने पार्टी की सारी तैयारियां कर ली, लेकिन अजय बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। पता नहीं सृष्टि का रिएक्ट कैसा होगा, क्या सोचेगी वो उसके बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसकी दोस्ती को भी तोड़ दे। बेशक वो बचपन के दोस्त थे। मौली और अजय एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। मौली को लगभग 10-11 साल की उम्र में अशोक जी ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। अपनी पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने दूसरी शादी करने के बजाय अनाथ आश्रम से एक लड़की को गोद लेना ही ठीक समझा। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने मौली को गोद लिया और उसका नाम सृष्टि रखा। अपनी इकलौती बेटी सृष्टि से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सृष्टि के पापा अशोक जी सृष्टि को ये बोलकर पार्टी में ले जाते हैं कि आज उनके दोस्त के पोते का जन्मदिन है, हमें उनकी पार्टी में जाना है। तुम तो अपना जन्मदिन मनाना नहीं चाहती हो, लेकिन कम से कम हम दूसरों की पार्टी अटेंड तो कर सकते हैं। सृष्टि अपने पापा की बात मानकर उनके साथ जाती है। सृष्टि जब पार्टी हॉल में पहुंचती है तो पूरा पार्टी हॉल अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन जैसे ही सृष्टि अपना पहला कदम हॉल में रखती है तो
पूरे हॉल में रोशनी जगमगा जाती है। पूरे हॉल को बहुत ही खूबसूरती तरीके से सजाया गया था। सृष्टि के सभी दोस्त को भी बुलाया गया था जो दिल्ली में रहते थे। सभी लोग एक साथ तालियां बजाकर सृष्टि को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। सृष्टि अपनी सभी दोस्तों को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सृष्टि काफ़ी दिनों के बाद इतनी खुश दिखाई दे रही थी। तभी सृष्टि अपनी नज़र इधर उधर करके किसी को ढूंढने लगती है। तभी अजय उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? अजय को देखकर सृष्टि के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल छा जाती है। ये सब तुमने किया ना? अजय ने बड़े स्टाइल के साथ चश्मे को पहनते हुए सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखता है और सृष्टि को बोलता है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, ये पार्टी क्या चीज़ है? अजय की ऐसी हरकत देखकर सृष्टि को हंसी आ जाती है। सृष्टि सबके साथ मिलकर केक कट करती है, सभी को केक खिलाती है और सभी बारी बारी से सृष्टि को गिफ्ट देते हैं। सृष्टि सारे गिफ्ट को एक साइड में रखती है और अजय के सामने अपना हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। अजय को पूछती है, सभी मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए। अजय ने स्माइल के साथ कहा, किसने कहा तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया हूँ? कहकर वो अपने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और इसे खोलता है जिसमें एक रिंग होती है। अजय ने सबके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर सृष्टि को प्रपोज करते हुए कहा, सृष्टि मैं यू मैरी मी? उसकी बात सुनकर अचानक से सृष्टि का चेहरा उतर जाता है। अजय तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, पर आज तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया। सृष्टि की आंखों में आंसू आ चुके थे, वो वहाँ से चली जाती है। अजय भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। उसने आज बर्थडे के दिन ही उसे रुला दिया। शायद उसे ये पूछना नहीं चाहिए था। सृष्टि जो कि अपने दर्द से उभर नहीं पाई थी, ऐसे में उसे शादी के लिए पूछना सच में बहुत बड़ी गलती थी। यहाँ कार्तिक मौलिकी यानी कि सृष्टि की पेंटिंग बना रहा था। कार्तिक कलर करने के लिए अपना ब्रश कलर में डुबोता है और सृष्टि की आंखों में कत्थई कलर करता है। सृष्टि की ये पेंटिंग कार्तिक की अब तक की सबसे खूबसूरत पेंटिंग थी। पेंटिंग को बनाने के बाद कार्तिक ने बहुत ही ध्यान से उस पेंटिंग को देखा और फिर कार्तिक अपने आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, एक बार, बस एक बार मुझे तुम दोबारा दिख जाओ, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुमने मेरे दिल का सुकून छीन लिया है, मेरी रातों की नींद छीन ली है। पहले से ही मेरे दिल को सुकून नहीं था, सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन उस रात जैसे तुम्हें अपनी बाहों में लेकर मुझे नींद आई, आज तक कभी नहीं आई। तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, एक दिन तो मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा। उसके बाद कार्तिक अपनी गिटार को उठाता है और बालकनी में जाकर बैठ जाता है। गिटार को सेट करके गुनगुनाना शुरू कर देता है। कार्तिक चांद को देखते हुए गाना गा रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं कार्तिक के चेहरे को छूकर जा रही थी। कार्तिक के सिल्की हेयर हवा में उड़ रहे थे। कार्तिक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। कार्तिक अभी आंखें बंद करता है और उन पलों को याद करता है जब सृष्टि उसके बेहद करीब थी। उसे महसूस होता है जैसे अभी भी सृष्टि उसके करीब है। वो अपनी जज्बातों को गाने के जरिए जाहिर कर रहा था। कुछ देर के बाद वो अपने कमरे में आता है और नींद की गोली खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब कार्तिक की आंखें खुलती है, वो बेड से उठकर बैठने की कोशिश करता है। तभी कार्तिक को अपने सीने पर वही मखमल का एहसास महसूस होता है और जैसे ही कार्तिक अपनी नज़रें नीचे करके देखता है तो सृष्टि का खूबसूरत चेहरा उसके सामने आ जाता है। आज भी सृष्टि वैसे ही उसके सीने से चिपक कर सो रही थी। सृष्टि को अपने इतने करीब देखकर कार्तिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कार्तिक जल्दी से सृष्टि को अपनी बाहों में भरकर पलट जाता है, उसके ऊपर आ जाता है और वो उसको बड़े ही गौर से देख रहा था। सृष्टि की आंखें अभी भी बंद थी। कार्तिक अपना एक हाथ उठाकर सृष्टि के गाल पर रखता है और अंगूठे से उसके गालों को सहलाता है। उसके घनी पलकों को अपने अंगूठों से छूता है और फिर अपने अंगूठे से ही उसके मुलायम गुलाबी होठों को सहलाता है। कार्तिक धीरे से अपने होठ को सृष्टि के माथे पर रखता है और उसे बहुत ही प्यार से उसके माथे को चूम लेता है और फिर उसके दोनों गालों को धीरे धीरे चूमता है।
फिर वो उसकी नाक को चूमता है और फिर कार्तिक धीरे से उसके होठों की तरफ बढ़ ही रहा था। इससे पहले कि कार्तिक सृष्टि के होठों को छू पाता, कार्तिक को अपनी फ़ोन की घंटी सुनाई देती है और वो अपने हसीन ख्वाब से बाहर आता है। कार्तिक अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके बिस्तर पर कहीं भी सृष्टि नहीं थी, फ़ोन की घंटी बज रही थी। कार्तिक अपनी आंखें खोलकर देखता है, उसके बिस्तर पर सृष्टि कहीं भी नहीं थी, फ़ोन की घंटी बज रही थी। अब कार्तिक की नींद पूरी तरह से टूट गई थी। कार्तिक गुस्से से फ़ोन को घूरता है और फ़ोन उठाकर देखता है तो करण का कॉल आ रहा था। कार्तिक गुस्से से अपने फ़ोन को खा जाने वाली नज़रों से घूरता है और फिर कॉल पिक करता है। बहुत ही सर्द आवाज़ में उसने करण से कहा, अगर कोई ज़रूरी बात नहीं हुई तो सज़ा के लिए तैयार रहना। कार्तिक इतनी सर्द आवाज़ सुनकर करण को पसीना आ जाता है। कार्तिक, बात तो बहुत ज़रूरी है, तुम अभी इसी वक्त टीवी ऑन करो, न्यूज़ देखो। एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। जो टेंडर हमें मिलने वाला था वो मिस्टर लांबा ने हमसे धोखे से छीन लिया है। किसी ने हमारी टीम में से हमसे गद्दारी की है। करण की बात सुनकर कार्तिक ने करण को जवाब दिया, मैं अभी आधे घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूं। लेकिन फिर करण ने कहा, नहीं कार्तिक, पहले तो तुम न्यूज़ चैनल को देखो, फिर डिसाइड करना कि तुम कितनी देर में ऑफिस आ रहे हो और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर करण ने फ़ोन कट किया। कार्तिक टीवी की रिमोट को उठाकर टीवी को ऑन किया। टीवी पर चल रही न्यूज़ को देखकर कार्तिक की नीली आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। कार्तिक का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। कार्तिक ने गुस्से से रिमोट को इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि रिमोट उसके हाथ में ही टूट जाती है। कार्तिक गुस्से में एक जोरदार मुक्का टीवी के स्क्रीन पर मारता है तो टीवी का चकनाचूर हो जाता है और उसके हाथ से भी खून निकलने लगता है। टीवी में एक ही न्यूज़ बार बार आ रही थी। इसमें एक न्यूज़ एंकर एक वृद्धाश्रम को दिखा रहा था और कह रहा था, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस समय आप जो मेरे पीछे वृद्धाश्रम को देख रहे हैं वो कार्तिक सक्सेना जी का है। जी हाँ, एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून कार्तिक सक्सेना ने ये वृद्धाश्रम बनाया है। वो न जाने कितने ही वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम चला रहे हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक बेटे के लिए बहुत ही शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। एशिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन जो दूसरों को सहारा देता है, वो अपने खुद के पिता को बेसहारा करके छोड़ दिया, जिनकी सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में न जाने कितनी प्रॉपर्टी है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो दुनिया के टॉप 5 अमीरों में से एक है, लेकिन देखिए अपने खुद के पिता के लिए उनके पास एक कमरा तक नहीं। उन्होंने छोड़ दिया अपने पिता को अपने ही वृद्धाश्रम में ज़िंदगी काटने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन द कार्तिक सक्सेना के पिता अपने घर को छोड़कर एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और ये वही वृद्धाश्रम है जिसमें कार्तिक सक्सेना के पिता आजकल अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। हमने कार्तिक सक्सेना के पिता से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई और ना ही हमें कोई अंदर जाने दे रहा है, क्योंकि कार्तिक सक्सेना की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं, लेकिन हम जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल ही सच। जिनकी कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई है, आप इन तस्वीरों को अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज़ देखकर कार्तिक का गुस्सा हद के बाहर हो जाता है। कार्तिक की नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। इस वक्त उसके हाथों से खून भी निकल रहा था। कुछ देर के बाद कार्तिक इस वक्त वृद्धाश्रम के सामने खड़ा था जिसमें जगदीश जी आजकल रह रहे हैं। कार्तिक वृद्धाश्रम में जाता है और अपने डैड से मिलता है। इस वक्त कार्तिक और जगदीश जी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। और इस खामोशी को ख़त्म करते हुए कार्तिक ने अपने पापा से कहा, ये सब क्या है डैड? आप ये सब करके साबित क्या करना चाहते हैं? जगदीश जी एक दर्द भरी मुस्कान के साथ अपने बेटे को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना चाहता। आखिर में होता कौन हो तुम्हें कुछ भी साबित करने वाला? तुम्हारी माँ, तुम्हारी प्रेमिका वही सब कुछ है तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ भी नहीं। कार्तिक ने कहा,
डैड, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। जगदीश जी ने तंज कसते हुए कहा, जिस घर में मेरी बेटी को आधी रात को घर से निकाल दिया गया हो, मैं उस घर में कैसे रह सकता हूँ। इतने बड़े घर में जब मेरी बेटी के रहने के लिए एक कमरा नहीं मिला तो मेरे रहने के लिए जगह कैसे हो सकती है। कार्तिक ने कहा, सृष्टि को घर से किसी ने नहीं निकाला था, वो खुद घर छोड़कर गई है। ये बात मम्मा ने मुझे खुद बताई है। जगदीश जी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, कार्तिक की तरफ पीठ कर लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सही रहेगी और तुम्हारे पापा हमेशा गलत ही रहेंगे। और अब तुम मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जगदीश जी की बातें सीधा कार्तिक के दिल पर चुभ रही थी। कार्तिक को गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन इस वक्त वो अपने डैड के सामने मजबूर था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। बाहर जाकर वो करण को कॉल करता है। करण से कहा, पता करो सृष्टि घर छोड़कर क्यों गई। करण हैरान था, वो कुछ सोचता है, फिर वो अपने आप से कहता है, जब सृष्टि से इसे कोई मतलब ही नहीं तो ये क्यों सृष्टि के बारे में जानना चाहता है। और वैसे भी आजकल तो ये न जाने किस लड़की के चक्कर में पागल है। और फिर करण ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, थोड़ी सी सद्बुद्धि मेरे दोस्त को भी दे दे। इतना गुस्सा दिया है तो थोड़ी अकल नहीं दे सकता। और फिर उसने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए चला जाता है। थोड़ी देर में करण कार्तिक को कॉल करके बताता है, कार्तिक, मैंने फुटेज चेक किया, लेकिन उस रात की ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज मिला और ना ही सृष्टि के बारे में कोई कुछ जानता है। पता नहीं सृष्टि उस रात को घर छोड़कर क्यों गई। ये बात तो सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो उस रात सृष्टि के साथ थे, या फिर सृष्टि खुद ये बात बता सकती है कि वो उस रात घर छोड़कर क्यों गई। कार्तिक ने कहा, जो भी है लेकिन पता करो। करण ने कहा, ठीक है, लेकिन मिस्टर लांबा का क्या करना है। कार्तिक ने कहा, अभी कुछ नहीं करना है। और इतना बोलकर कार्तिक ने फ़ोन कट किया। ऐसे ही समय अपनी चाल से गुजरने लगता है। बचे हुए 3 महीने भी पूरा हो जाते हैं। इसी बीच अजय के माता पिता सृष्टि के पिता को बहुत समझाया कि सृष्टि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अजय से शादी के लिए हाँ कर दे, लेकिन सृष्टि ने अजय से शादी करने के लिए साफ मना कर दिया। और अजय ने भी अपनी माता पिता और सृष्टि के पापा को मना कर दिया कि वो सृष्टि से किसी भी बात के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे। सृष्टि अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेगी। अब तक हमने जितने भी सृष्टि के लिए फ़ैसले लिए वो सब गलत ही साबित हुए। उसकी वजह से सृष्टि ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ दर्द झेला है। अब मैं नहीं चाहता कि सृष्टि पर किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। 2 दिन के बाद सृष्टि को कोर्ट जाना था डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए। सृष्टि ने अपनी ज़िंदगी के 6 महीने बहुत ही मुश्किल से काटे थे। सृष्टि एक पल भी कार्तिक को भूल नहीं पाई और ना ही इस दर्द से उभर पाई। अड़ोस पड़ोस की 2-4 औरतें सृष्टि से मिलने आई थी। सभी औरतें सृष्टि से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में एक औरत ने कहा, अरे परसों तो करवा चौथ है। सृष्टि जो सबके सामने एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए बैठी थी, उसकी वो झूठी मुस्कान भी उसके चेहरे से गायब हो जाती है। सभी औरतें सृष्टि को देखते हैं। वैसे तो सृष्टि या सृष्टि के पापा अजय या उसके परिवार वालों में से किसी ने भी ये बात किसी को नहीं बताया था कि उसकी तलाक होने वाली है, लेकिन सृष्टि पिछले 6 महीनों से अपने मायके में थी, तो अड़ोस पड़ोस में सभी ने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा ही लिया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो सभी औरतें भी अच्छे से जानते थे कि सृष्टि के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। आखिर जिस दिन उसका तलाक था उसी दिन करवा चौथ का व्रत भी। सृष्टि अपने आंखों में आंसू को छुपाते हुए ये कहकर चली जाती है कि मैं आप सभी के लिए चाय लेकर आती हूँ, लेकिन ये बात उसके पापा से छुपी नहीं थी। सृष्टि जब किचन में जा रही थी तो उसके पापा ने सृष्टि को देख लिया। उन्होंने उन सभी औरतों की बातें को भी सुना था। सृष्टि किचन में जाकर अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी। तभी सृष्टि के पापा पीछे से आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। सृष्टि ने जल्दी से अपने आंसू साफ करके पीछे पलटती है और अपने पापा को अपने सामने देखकर
सृष्टि अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाती और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। सृष्टि के पापा भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। उनके आंखों में भी आंसू थे। जिस बेटी को उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया था, जिस बच्चे को उन्होंने इतने बड़े घर में भेजा ताकि वो ज़िंदगी भर सुखी रहे, उसके ससुराल वालों ने उस पर इतना जुल्म किया, लेकिन उसने एक बार भी अपने पापा को कुछ नहीं बताया था। अब वो अपने बच्चे को दिलासा दे तो क्या कहकर दिलासा दे। सृष्टि के पापा ने ऊपर वाले से शिकायत करते हुए कहा, आखिर मेरी ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे बच्चे को इतना दुख मिल रहा है? मैंने अपने बच्चे को धूप की किरणों से बचा कर रखा, आपने तो उसे जल्दी अंगारों पर चला दिया। क्यों भगवान, ऐसा क्यों किया आपने मेरे बच्चे के साथ? थोड़ी देर के बाद सृष्टि अपने पापा से अलग होती है और अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ कार्तिक भी तड़प रहा था सृष्टि के लिए। फर्क बस इतना था कि वो नहीं जानता था कि वही सृष्टि है। पिछले 3 महीने से कार्तिक पागलों की तरह मौली यानी सृष्टि को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सृष्टि कहीं नहीं मिल रही थी। कार्तिक सृष्टि के ना मिलने पर थोड़ा उदास था और सृष्टि की पेंटिंग बना रहा था। दूसरी तरफ सृष्टि भी कार्तिक की तस्वीर को अपने हाथों में लिए बिस्तर पर बैठी हुई थी। कार्तिक की तो बस 3 महीने की तड़प थी सृष्टि के लिए, लेकिन सृष्टि की तड़प का कार्तिक को भी अंदाज़ा नहीं था। सृष्टि तो 3-4 सालों से उसके लिए तड़पी है। सृष्टि बहुत ही प्यार से कार्तिक की तस्वीर को हाथ फेरती है और इस तस्वीर को चूम लेती है। यहाँ कार्तिक सृष्टि की पेंटिंग बनाता है और उस पेंटिंग को प्यार से देखता है और बहुत ही प्यार से उस तस्वीर में सृष्टि के माथे को चूम लेता है। सृष्टि कार्तिक की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर ऐसे ही बिस्तर पर सो जाती है, तो दूसरी ही तरफ कार्तिक का यही हाल था। उसके अगले दिन भी सृष्टि काफ़ी ज़्यादा बेचैन रही। कल सृष्टि को कोर्ट पहुंचना था। आज की रात उसके लिए बहुत ही भारी है। वो अपने छत पर खड़े होकर चांद को देख रही थी, तो दूसरी तरफ कार्तिक भी अपने कमरे के बालकनी में खड़ा होकर चांद को देख रहा था। कल दोनों की ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि कल एक की मोहब्बत उससे हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी, तो दूसरे को पता भी नहीं कि वो जिसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा है वो खुद ही उसे अपने से दूर करने जा रहा था। सृष्टि को अपनी शादी से लेकर कार्तिक के घर छोड़ने तक की सभी पल उसकी आंखों के सामने किसी मूवी की तरह चल रहा था। पूरा शहर सो चुका था, नहीं सोए थे तो बस 4 आंखें जो इस वक्त चांद को देख रहे थे। एक तरफ कार्तिक तो दूसरी तरफ सृष्टि। दोनों की ही रात आंखों ही आंखों में गुजर जाती है और रात भर दोनों सो नहीं पाते। सुबह होती है। आज सृष्टि इस शादी को ख़त्म करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। आज के दिन सृष्टि अपना सब कुछ खो देने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने आज कार्तिक के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की कहानी के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।